नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। इसकी जो प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, उसके बारे में जानेंगे और उसकी एफिशिएंसी को भी देखेंगे डीसी मोटर की। इससे पहले हमने एक लेक्चर को पढ़ा था डीसी जनरेटर, तो वो बहुत ज़रूरी है डीसी मोटर को समझने के लिए, क्योंकि डीसी मोटर जो है डीसी जनरेटर के बिल्कुल उल्टा काम करती है, विपरीत काम करती है। जैसे कि अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो ये है क्या? ये वो डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके लिए इनपुट हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट करंट एनर्जी। यानी कि इनपुट अगर हम डायरेक्ट करंट डीसी करंट देंगे तो उससे जो है हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। लेकिन जनरेटर में क्या था? जो डीसी जनरेटर था उसको हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है देनी पड़ती थी और डायरेक्ट करंट एनर्जी हमें मिलती थी। यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह से इसका थोड़ा सा सर्किट भी चेंज हो जाएगा, बाकी का सारा सेम रहेगा। तो डीसी जनरेटर जो है ज़रूर आपके पता होना चाहिए कि किस तरह से वो काम करता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका प्रिंसिपल है कि जब हम एक करंट कैरिंग कोयल को, एक कोयल जिसके अंदर हम करंट को भेज रहे हैं, कौन सा करंट? डीसी करंट भेज रहे हैं, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं उनकी जो फील्ड लाइन के बीच में रख दें, तो क्या होगा? ये जो कोयल है एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, यानी कि उसके अंदर एक घुमाव आएगा जो कि कोयल को रोटेट करेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कोयल को, और इस कोयल को देखिए यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग्स लगाई गई हैं जिनको कम्यूटेटर रिंग भी हम बोलते हैं। ये जो है स्प्लिट रिंग, यानी कि एक ही रिंग को तोड़ दिया गया है तो स्प्लिट रिंग हो गई जो इस कोयल से अटैच है। और इस कोयल के साथ अब आगे, यानी कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं उसके आगे जो है एक सर्किट बनाया जाता है और उसको जो है बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? ये है बैटरी। इतना क्लियर है? ये सर्किट बनाया हमने, यहाँ पर ब्रशेस वगैरह लगाए और एक पूरा सर्किट बना दिया। अब होगा क्या? जो करंट है ये बैटरी इसको प्रोवाइड करेगी। अब करंट जो है मान लीजिए इस तरह से फ्लो करेगा तो इस कोयल से वो जाएगा, इस कोयल से होकर जाएगा इस तरह से ये जो करंट है, और इस तरह से ये इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अब जब कोयल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कोयल हो गई है। करंट कैरिंग जो कोयल है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो यहाँ पर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और ये घूमने लग जाएगा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो यही चीज़ हमें समझनी है। और जब ये घूमेगा तो यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। हमने क्या किया? एक डायरेक्ट करंट एनर्जी बैटरी के थ्रू हमने डायरेक्ट करंट एनर्जी इसको दी, और यहाँ पर हमें ये घूमता हुआ मिलेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के अंदर हम एक कोयल ले लेते हैं इस तरह से, एक रेक्टेंगुलर हमने कोयल ले ली, आर्मेचर कह लीजिए इसको, और यहाँ पर हमने स्प्लिट रिंग्स को लगा दिया। ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग्स हमने लगा दी, तो हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है? स्प्लिट रिंग्स। और ये क्या है हमारे पास? ये आर्मेचर है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये है हमारे पास आर्मेचर। और इसके दोनों तरफ क्या है? नॉर्थ और जो साउथ पोल है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? नॉर्थ पोल है, और ये क्या है हमारे पास? साउथ पोल है। तो ये हमने ले लिए। अब यहाँ पर हम ब्रशेस को लगा देते हैं। ब्रशेस को भी हम नाम दे देते हैं कि ये जो है B1 है और ये जो ब्रश है ये B2 है, और इसको हम जो है एक एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड करते हैं और उसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये बैटरी आ जाएगी। कुछ सेल्स की बैटरी हम ले लेते हैं, तो V जो है हम दिखा देते हैं कि ये जो है बैटरी है हमारे पास, और V जो है ये अप्लाइड EMF है, जो इस बैटरी के द्वारा EMF अप्लाई किया जा रहा है, सर्किट के अंदर करंट को सप्लाई किया जा रहा है, यही होगा। तो अब ये बैटरी है, यहाँ पर ये करंट को सप्लाई करेगी। अब जब ये करंट को सप्लाई करेगी तो करंट जो है इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से। तो इस सर्किट में ये इस तरह से फ्लो करेगा। अब मान लेते हैं कि ये साइड जो है हमारे पास AB है और ये साइड जो है CD है। अब देखिए होगा क्या? चलिए इसकी एक और फिगर हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये कोई हमने ली, यहाँ पर हम इस साइड को ले रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
यहाँ पर ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं इससे कनेक्टेड हैं। अब जब इसके अंदर करंट गया, अब यहाँ पर देखिए ए से बी की तरफ करंट जा रहा है और डी से सी की तरफ जा रहा है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इन्हीं आर्म के कारण जो है, जो ए बी और सी डी आर्म है, इन्हीं के कारण से टॉर्क क्रिएट होगी, ऊपर वाली के कारण से नहीं होगी, ऊपर और नीचे वाली के कारण से। तो अब देखिए ए और बी जो है यहाँ पर, अब ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है नॉर्थ से साउथ इस तरफ है, ये देखिए इस तरह से है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए तो ये परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है और ये जो है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें टॉर्क मिलेगी। अब इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमें दिखाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दिखाएगा, और ये जो है जो अंगूठा है, जो थंब है, ये हमें क्या दिखाएगा, मोशन की डायरेक्शन, जिस तरफ वो मूव होगा मोशन की डायरेक्शन। और ये क्या दिखाएगी, जो सेकंड फिंगर है फर्स्ट के पास वाली, ये हमें दिखाएगी जो करंट की डायरेक्शन है वो। यानी कि हमें क्या करना है, फील्ड की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन में इन दोनों फिंगर को रखना है। अब देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, लेफ्ट हैंड का अगर हम यूज करेंगे, और फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थंब की डायरेक्शन जो है आपको कहां पर मिलेगी, बाहर की तरफ मिलेगी, यानी कि इस तरफ आपको मिलेगी। तो ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि अगर आप ये एक्सिस मान लें तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से सेम CD के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, CD के ऊपर अप्लाई करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपको अंदर की तरफ मिलेगी, यानी कि वो अंदर की तरफ मोशन यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अब इन दोनों आर्म के कारण यहाँ पर एक कपल क्रिएट हो जाता है। जब ये कपल क्रिएट होता है तो यहाँ पर आपको मोशन देखने को मिलता है, ये रोटेट करती है कॉइल। इस कारण से ये होता है कि आपने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, इन आर्म के ऊपर जो AB और जो हमारे पास CD आर्म थी, इनके ऊपर जो है इस तरह से टॉर्क लगेगी, एक कपल क्रिएट होगा और यहाँ पर ये रोटेट करेगी। इतना क्लियर है। इसी तरह से जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम क्या करें, A से B अगर यहाँ पर ले रहे हैं, C से D यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ तो हमने ये बिल्कुल जो है पेपर की डायरेक्शन में रखा है, इसको परपेंडिकुलर टू द पेपर रखा है। A से B जा रही है, C से D, तो इसको भी जब आप देखेंगे तो इस तरफ फोर्स लगेगी और इसमें इस तरफ फोर्स लगेगी, ये घूमना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से किसी भी जो है पोजीशन पर आप इसको समझ सकते हैं अगर आप लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। अब इसी तरह से क्या होगा, जैसे ही हाफ रोटेशन पूरा होगा, फिर से जो है ये आर्म जो है, यानी कि ये जो CD आर्म थी यहाँ पर आ जाएगी CD, और AB आर्म यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही हाफ रोटेशन पूरा होगा, यानी कि AB जो है उस तरफ चली गई, CD जो है घूमकर इस तरफ आ गई। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो तो यही रहेगी, B से A जाएगी, C से D जाएगी, इस तरह से ही रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ स्प्लिट रिंग्स लगी हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो यही रहेगी इसके अंदर। और यहाँ पर फिर से जो यहाँ पर AB जो है बाहर की तरफ जा रहा था, अब CD जो है बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि इस तरफ आएगी, AB जो है अंदर की तरफ जाएगी उस तरफ। तो ये जो है एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है बना रहेगा और मोटर जो है घूमती रहेगी। ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने समझी। चलिए अब समझते हैं कि इसके अंदर बैक EMF क्या होता है। अब देखिए V जो है ये अप्लाइड EMF है, जो कि हम यहाँ पर करंट को मेंटेन रख रहे हैं सर्किट के अंदर। बैक EMF क्या होता है, बैक EMF होता है कि जैसे ही आपने इसको करंट दिया इस कॉइल को और इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, अब जैसे ही ये रोटेट करेगी, ये जो कॉइल है अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, जैसे ही ये रोटेट करेगी इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो चेंज होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो लिंक्ड है वो चेंज होगा। उसके चेंज होने से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर यहाँ पर एक बैक EMF क्रिएट हो जाएगी। वो बैक EMF क्या करेगी, अप्लाइड जो EMF है V जो है उसका अपोज करेगी। इस हिसाब से वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ये पहले भी हमने देखा। तो अगर हम टोटल जो है EMF की बात करें, जो इफेक्टिव EMF है वो कितनी रह जाएगी हमारे पास, वो रह जाएगी V - E रह जाएगी। इतना क्लियर है। E क्या है, बैक EMF,
जो कि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसका अपोज करने के लिए इस कोयल में एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगी जो इस ईएमएफ के बिल्कुल अपोजिट होगी, या कहेंगे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगी। और ये अप्लाइड हमें रखनी है, अप्लाइड तो ज्यादा रहेगी तभी तो यहाँ पर करंट मेंटेन रहेगा, और बैक ईएमएफ जो है इसलिए इसको माइनस किया गया है। तो इफेक्टिव ईएमएफ एट एनी टाइम टी जो है V माइनस ई होगी। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ये हमारा आएगा एफिशिएंसी के अंदर, एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। तो ये हमने फिगर बनाई, इसको समझा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो V है वो क्या है, ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस B1 एंड B2। B1 एंड B2 यानी कि जो ये ब्रशेज हैं ये B1 और B2, और ये बैटरी जो है V जो है इससे हम अप्लाई कर रहे हैं ईएमएफ। तो B1 और B2 के अक्रॉस जो है ईएमएफ अप्लाई हमने की। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर कोयल। जैसे ही हम ये ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो जो करंट है वो आर्मेचर कोयल से फ्लो करेगा, वो मान लेते हैं I है। उसके बाद R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर कोयल है, R मान लेते हैं रेजिस्टेंस है। E क्या है, बैक ईएमएफ अक्रॉस B1 एंड B2। जैसा कि हमने समझा कि जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जो इसको अपोज करेगी। इतना क्लियर है। तो इफेक्टिव ईएमएफ हमारे पास क्या होगी, इफेक्टिव ईएमएफ होगी अप्लाइड माइनस ये जो बैक ईएमएफ है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ अगर हम देखें तो ये तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई। ओम लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, I इक्वल टू V/R, यही होता है। अब ये इफेक्टिव ईएमएफ V माइनस ई है, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास इस V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, V माइनस ई डिवाइड में R। अब यहाँ से अगर हम इस बैक ईएमएफ की वैल्यू को निकालें तो वो कितनी आएगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी। अब देखिए ये E है उस तरफ चला जाएगा E V, और ये IR इस तरफ आ जाएगा V माइनस IR। यानी कि ये जो बैक ईएमएफ की वैल्यू है हमारे पास इतनी होती है कि जो हमारे पास अप्लाइड जो ईएमएफ है और उसमें से करंट जो है और जो रेजिस्टेंस है, जो आर्मेचर कोयल में करंट फ्लो हो रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस है उसको माइनस कर दें तो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम पावर की बात करें, जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यानी कि अगर V जो है अप्लाइड ईएमएफ है, I जो है करंट फ्लो कर रहा है आर्मेचर कोयल में, तो पावर होती है V इंटू I। ये इतनी इनपुट पावर हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हीट लॉस भी होगा अकॉर्डिंग टू जूल लॉ। अगर हम देखते हैं जूल हीटिंग लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, V को अगर हम IR पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जो लॉस है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हीट लॉस है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हीट लॉस क्या होगा, वो हो जाएगा I स्क्वायर R। V को हम लिख देते हैं IR, तो I स्क्वायर R यानी कि इतना हीट लॉस होगा। इतनी आप इनपुट पावर दे रहे हैं, इतना हीट लॉस हो रहा है। आउटपुट जो मैकेनिकल पावर है वो कितनी मिलेगी, तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि जो आउटपुट मैकेनिकल पावर हमें मिलेगी, मैकेनिकल आउटपुट कह लीजिए, तो वो हमें कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी इसमें से अगर हम इस लॉस को माइनस कर दें, यानी कि VI माइनस I स्क्वायर R कर दें, जो इनपुट पावर दी है उसमें से हीट लॉस को माइनस कर दें, वही तो हमें आउटपुट मैकेनिकल पावर मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम I को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, V माइनस IR आ जाएगा। V माइनस IR जो है E के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इंटू I, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जो आउटपुट है, आउटपुट मैकेनिकल पावर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट मैकेनिकल पावर E इंटू I। ये क्या है, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर जो हमने दी है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी होती है आउटपुट मैकेनिकल पावर डिवाइड में इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो मैकेनिकल पावर है वो कितनी है, आउटपुट मैकेनिकल पावर E इंटू I है, तो ये हो गई E इंटू I। और इनपुट इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, V इंटू I है, तो ये हो गई V इंटू I। यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास E बाई V आ जाती है जो एफिशिएंसी है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें कि जो एफिशिएंसी है 100% कब होगी, अगर हम E को V के बराबर पुट कर दें, यानी कि E को V के बराबर पुट कर दें, तो जो E और V बराबर हो जाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। लेकिन अगर हम E को V के बराबर पुट करेंगे तो हमारी जो ये रिलेशन है, जो हमने यहाँ पर ये रिलेशन देखी थी, अगर हम E को यहाँ पर V पुट कर दें
तो V माइनस V 0 हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये तो मोटर काम करना ही बंद कर देगी, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो 100% हम इसकी नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते हम। अब हम क्या करते हैं, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी कितनी, तो वो निकाल लेते हैं। चलिए, अब हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा, E इंटू आई बाई वी आई, यही था। अगर यहाँ पर E इंटू आई जो है ये मैक्सिमम हो जाए, एफिशिएंसी यही थी ना, ई आई बाई वी आई। अगर ये जो ई आई है हमारी मैक्सिमम हो जाए तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, ये भी हम कह सकते हैं। ई आई इक्वल टू मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर हम अगर आई की वैल्यू को पुट कर दें जो कि है v माइनस ई बाई आर, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा v माइनस ई बाई आर। तो ये चीज़ जो है हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए, इतना क्लियर है। और ये हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें मैक्सिमाइजेशन की, तो अगर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा हमारा। तो अब चलिए इसका हम डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो यहाँ हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया कि डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए उसके मैक्सिमम होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन है ये पहले हमने मैथमेटिक्स में देखी होगी, आपने पढ़ी भी होगी। तो अब यहाँ पर इसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 1/r है इसको तो हम यहाँ पर ले लेंगे बाहर, और यहाँ पर जो e है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v इंटू ई माइनस ई अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा e का स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/r v e का, यहाँ पर ये v रह जाएगा, और माइनस e का स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2e इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर ये 0 आ गया, v क्या आ जाएगा हमारा 2e के बराबर, और e की वैल्यू को यहाँ पर निकालें, ये क्या आ जाएगी हमारे पास v/2 आ जाएगी, यानी कि e की वैल्यू v/2 आ गई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E/V होता है। इस e की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, e की वैल्यू क्या है v/2 है, तो v/2 पुट करेंगे तो v/2 भी आ गई। तो यहाँ पर ये क्या आ गई हाफ, यानी कि अगर हम हाफ का मतलब है कि अगर हम इसके 100 जो है परसेंटेज में निकालें, अगर इसके मल्टीप्लाई में 100 कर दें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 50%। यहाँ पर हमने 100% को मल्टीप्लाई किया एफिशिएंसी निकालने के लिए, जो ये एफिशिएंसी आई हाफ यानी इंटू 100%, यानी कि एफिशिएंसी आ गई 50%। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है डीसी मोटर की वो हम 50% ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी हम इतनी जो एफिशिएंसी है लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इस समय जो है कोयल के अंदर जो करंट है काफ़ी लार्ज हो जाता है, वहाँ पर और भी लॉसेज आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 50% हम ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम वो भी नहीं लेते, ये भी हम गेन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लार्ज करंट हो जाता है कोयल के अंदर। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी को भी निकाल सकते हैं डीसी मोटर की। और जो डीसी मोटर है उसका यूज़ तो आपने देखा ही होगा। अगर इसके यूजेस की बात करें, ये फैंस में मोटर्स होती हैं, पंप की मोटर भी होती हैं, तो कई जगह पर ये डीसी मोटर यूज़ की जाती है, सीलिंग फैंस में भी यूज़ की जाती हैं, और काफ़ी जगह जो है ये यूज़ की जाती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।